हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 11th की बुक 1 समाजशास्त्र परिचय के चैप्टर नंबर 1 समाजशास्त्र एवं समाज की। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे इस बार के सिलेबस में कौन कौन से सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। तो उन्हीं सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए पहली चैप्टर की वीडियो लेकर आ गया हूं। समाजशास्त्र एवं समाज की बहुत ही सरल भाषा के अंदर एनिमेशन तरीके से आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों, आपका जो कर्तव्य बनता है वो यही बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए मेरे से। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की, समाजशास्त्र एवं समाज। तो सबसे पहले हमें समाज को समझना होगा। समाज क्या होता है? तो समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि समाज जो लोगों का एक समूह होता है, और जितने भी मनुष्य होते हैं वो अपनी जितनी भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी उनकी एक्टिविटी होती है, उसका संचालन एक समाज के अंदर ही करते हैं। तो हमें दिमाग में आता है कि आखिर समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो समाज की जो विशेषताएं होती हैं वो यही होती है कि समाज एक अमूर्त है, यानी कि उसका कोई एक आकार नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि समाज का ये एक आकार है और हम इस आकार के अंदर समाज को निरूपित कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड आता है, समाज में समानता व भिन्नता दोनों का ही समावेशन देखने को मिलता है, कि समाज के अंदर हमें समानता भी देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा भिन्नताएं भी देखती है, कि अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धार्मिक क्रियाकलाप हैं। ये सभी कहीं ना कहीं समाज के अंदर समानता व भिन्नता दोनों का समावेशन करते हैं। इसी में तीसरी बात होती है कि समाज के अंतर्गत हमें पारस्परिक सहयोग भी दिखता है और संघर्ष भी देखने को मिलता है, कि कई जगहों पर देखने को मिलता है कि समाज के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत आपस में मिलजुल के रहते हैं, और उसी समाज के अंदर कभी ना कभी संघर्ष देखने को मिल जाता है, कटाव सा दिख जाता है, झगड़े दिख जाते हैं। फोर्थ आता है कि समाज में आश्रित रहने के नियम होते हैं, कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भी अलग नहीं रख सकता। समाज के ऊपर कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ ऐसे काम पड़ ही जाते हैं कि उसको समाज के ऊपर आश्रित डिपेंड रहना पड़ता है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, समाज परिवर्तनशील होता है, एक जैसा कभी समाज नहीं रहा है। प्राचीन काल का समाज अलग था, मध्यकाल का समाज अलग था, आज आधुनिक काल का समाज अलग है, जिसमें हम कई बार देखते हैं कि जनरेशन गैप भी रहता ही रहता है। समाज हमेशा परिवर्तनशील रहता है, गतिमान रहता है, वो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है। तो देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसके लिए क्या होता है कि वो व्यक्ति समाज पर ही ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश करता है, कि व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था पनप ही नहीं सकती। हम व्याख्या ही नहीं कर सकते कि व्यक्तियों के बिना कोई भी समाज हो सकता है। तो बिना व्यक्ति के समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता, जिसमें कह सकते हो मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं कह रहे जितने भी गुण होते हैं व्यक्तित्व प्रदान करने का काम ही समाज करता है। इसके अलावा समाजों के अंदर बहुत ज्यादा बहुलताएं हैं और बहुत ज्यादा असमानताएं देखने को मिलती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं। तो एक समाज हमेशा दूसरे समाज से भिन्न मिलेगा, हर एक, क्योंकि इसमें अलग अलग जाति है, अलग अलग धार्मिक क्रियाएं हैं, तो जो भी एक समाज होता है वो दूसरे समाज से हमेशा अलग मिलता है। इसके अलावा एक से अधिक समाज के जो सदस्य बनते जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो लोग हैं अब वो अपने आप को सिर्फ एक समाज से, एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं रखते। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे समाजों के हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर कोई भी पर्टिकुलर समाज एक जैसे क्रियाकलाप को फॉलो नहीं करता है, वो अलग 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 समाजों के क्रियाकलापों को फॉलो करने लग गया है। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो आज की संस्कृति है वो एक मिश्रित संस्कृति है, यानी कि बहुलवादी समाज हो गया है। अब एक जगह पर नहीं रह गया कि ये समाज के लोग हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी नियमों का पालन करेंगे, नहीं। अब वो एक समाज का है लेकिन वो दूसरे समाज की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसको अपनाता जा रहा है। अब इसी वजह से क्या होता है, कई जगहों पर असमानता इनके बीच की केंद्रीय बिंदु बनता जा रहा है। जैसे अमीर व गरीब के बीच में अंतर देखने को मिल जाता है। फिर अब हम बात करते हैं समाज शास्त्र की, जो हमारा चैप्टर ही था कि समाज शास्त्र एवं समाज, तो मैंने आपको समाज बता दिया है। अब बात करते हैं समाज शास्त्र की। तो जितने भी सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले को ही समाज शास्त्र कहा जाता है।
समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, समष्टि समाजशास्त्र, व्यष्टि समाजशास्त्र। तो जो समष्टि है उसका मतलब ही होता है पूर्ण, ज्यादा बड़ा, तो उसको कह सकते हैं इसमें बड़े समूह आते हैं, संगठन आते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं का इसके अंदर अध्ययन कर सकते हैं। और व्यष्टि जो समाजशास्त्र होता है उसके अंदर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यष्टि में सिर्फ एक मनुष्य, एक सिंगल की बात करी जाती है और समष्टि में पूरे समाज की बात की जाती है। तो आता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र की उत्पत्ति। तो समाजशास्त्र का जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, और समाजशास्त्र का जो जनक है वो कॉम्टे को माना जाता है। और इसको कॉम्टे को क्यों माना जाता है, क्योंकि 1838 में कॉम्टे ने समाजशास्त्र का जो नाम था सामाजिक भौतिकी, उसको बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। तो कॉम्टे का जो पूरा नाम है वो है ऑगस्ट कॉम्टे, और कहाँ के थे ये, फ्रांस के विचारक थे। इसके अलावा भारत में जो समाजशास्त्र का उद्भव रहा है वो विकास कह सकते हो बहुत ज्यादा प्राचीन रहा है। इसके अलावा जो समाजशास्त्र विभाग था वो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, और वहीं से समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन शुरू हो गया। अब माइंड में आता है कि आखिर फिर भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा ही क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायवाद, जातिवाद आदि इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए हमें समाजशास्त्र की जरूरत है। इसके अलावा दूसरे समाजों के साथ में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जरूरत है, और सामाजिक गतिशीलता के बारे में हमें पता ही जब चलेगा जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्राकृतिक जगह पर चलेंगे और समाज को समझ लेंगे, नहीं, समाज को समझने के लिए हमें समाज का पार्ट बनना जरूरी है। सेकंड, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पक्ष लेकर समाज को समझ जा सकता है। समाज हमेशा निरपक्षीय होता है, कोई एक आदर्श नहीं है कि इस तरीके से समाज को हम चला सकते हैं, नहीं, हर समाज अलग अलग क्रियाकलापों का पालन करता है। थर्ड, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। अभी मैंने आपको समझाया इसका कोई एक आकार नहीं होता। फोर्थ, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। तो ये सामान्य विज्ञान से समझ में आ सकता है। इसी के अंदर जो समाजशास्त्र है उसको हमें आसानी से समझने के लिए समाज का पार्ट बनना जरूरी है, कोई विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र समाज के अंदर रहने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर आता है हमारा सरल समाज और जटिल समाज। तो जो सरल समाज उसको कह सकते हैं जो आधुनिक काल से पहले का जितना भी समाज था, जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी चाहे मध्यकाल रहा हो चाहे हमारा प्राचीन काल रहा हो, वो सब एक सरल समाज में आता था, जिसमें कह सकते हो शिकारी थी, टोलियां थी, संग्रहकर्ता थे, चरवाहे थे, कृषक थे। इसके अलावा कृषक के साथ साथ गैर औद्योगिक सभ्यताएं होती थी, उसको सरल समाज कहा जाता था। और फिर आता है जटिल समाज क्या है। तो जो आज का समाज है, आधुनिक समाज है, ये एक जटिल समाज है। क्यों? क्योंकि इसमें औद्योगिक समाज शामिल हो जाता है। इसके अलावा जो सरल समाज था उसमें श्रम विभाजन नहीं होता था, लेकिन जो आज का समाज है, औद्योगिक समाज है, उसमें जटिल समाज देखने को मिलता है और उसके अंदर श्रम विभाजन देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के साथ में क्या संबंध है। जैसे इसके अंदर हम क्या अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या लेन देन है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ में कैसे जुड़ाव है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ में क्या जुड़ाव है, समाजशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान के साथ में क्या संबंध है, इन्हीं सब का इसके अंदर बात करेंगे। यानी कि कैसे एक अंतर्निर्भरता के ऊपर समाजशास्त्र समाहित करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध। तो देखिए क्या होता है कि जो समाजशास्त्र है वो मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है और मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित है। सेकंड, समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है और मनोविज्ञान व्यक्तियों या छोटे समूह से संबंधित होता है। थर्ड बात होती है कि समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, लेकिन मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। मनोविज्ञान को हम प्रयोग कर सकते हैं,
लेकिन समाज शास्त्र का हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसको अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, समाज में रहकर तब किया जा सकता है। समाज शास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित होता है, और जो मनोविज्ञान होता है वो मानव की भावनाओं से संबंधित होता है। समाज शास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है, और मनोविज्ञान मानता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले ही जिम्मेदार होता है। तो ये हमने अंतर देखे समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान के बीच में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो समाज शास्त्र एक सामान्यकृत विज्ञान है, कोई ज्यादा समझने में परेशानी नहीं आती, जबकि अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है कि इसको हम सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, और अर्थशास्त्र की जो अध्ययन की प्रकृति होती है वो व्यक्तिवादी होती है। समाज शास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है, और जो अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण होता है वो आर्थिक होता है। समाज शास्त्र के अंदर हम सामाजिक चर मापने बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, उसमें आसानी से नहीं नाप जा सकते। हम ये नहीं कंडीशन कह सकते कि अब इसी तरीके के समाज है तो यही आगे तक इन्हीं क्रियाकलापों का पालन करेंगे। लेकिन अर्थशास्त्र में जितने भी आर्थिक चर होते हैं उसको सटीक रूप से नाप सकते हैं कि ये चीज ऐसे चल रही है, तो हम इसका पैमाना लगा दिया जाता है कि जंक्शन लगा ली जाती है कि अगर इसी गति से रुपया बढ़ रहा है तो आगे चल कर भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इसमें मात्रा में अंकित कर सकते हैं, लेकिन समाज शास्त्र को हम मात्रा में अंकित नहीं कर सकते। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में संबंध। तो समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का विज्ञान है। समाज शास्त्र दोनों संगठित असंगठित समाजों का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र का व्यापक दायरा होता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का दायरा समाज शास्त्र की तुलना में कम होता है। समाज शास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि समाज शास्त्र में क्या होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अंदर एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है वो समाज शास्त्रीय होता है, और वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अन्य विधियों का भी अनुसरण करने की कोशिश करता है। वो सिर्फ वैज्ञानिक जो विधियां हैं उनका तो अध्ययन करता ही करता है, बाकी इसके अलावा हर एक के विचारों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण होता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से संबंधित होता है, वो हर एक पक्ष को राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है हमारा समाज शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है। तो समाज शास्त्र जो है वो वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में बात करता है, लेकिन जो इतिहास होता है वो हमेशा पिछली घटनाओं के बारे में बात करता है। समाज शास्त्र विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक दोनों विज्ञान है कि इसमें विश्लेषण भी करते हैं और व्याख्या भी दी जाती है, लेकिन इतिहास एक वर्णनात्मक विज्ञान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्णन किया जाता है, अजम्पशन लगाई जाती है कि ऐसा हुआ होगा, सिर्फ हम वर्णन कर रहे हैं। लेकिन समाज शास्त्र में वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम उसको विश्लेषण भी कर रहे हैं, व्याख्या भी दे रहे हैं। समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट यानी कि इसको सिर्फ अलग से पढ़ा जाता है कि इतिहास का विषय एक बिल्कुल विशिष्ट है, एक स्पेशल है। समाज शास्त्र प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार इन सब विधियों का प्रयोग करता है, लेकिन इतिहास हमेशा अज्ञात के बारे में जानने के लिए कालक्रम का प्रयोग करता है, सिक्कों का प्रयोग करता है, अभिलेखों का प्रयोग करता है, मूर्तियों का प्रयोग करता है। तो ये प्रयोग करता है। समाज शास्त्र जितना भी होता है उसके अंदर सामान्यकृत तथ्यों के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है, पुनः परीक्षण दोबारा किया जा सकता है, लेकिन इतिहास में उल्लेखित जितनी भी घटनाएं होती है उसका पुनः परीक्षण संभव नहीं होता। जैसा लिख दिया है वैसा मानना पड़ता है, जैसा हमें साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुरूप हमें इतिहास गढ़ना पड़ता है, लेकिन समाज शास्त्र में ऐसा नहीं है। समाज शास्त्र का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है और एक युवा विज्ञान है, लेकिन इतिहास का दायरा संकुचित है और यह क्या है, एक पुराना विज्ञान है। तो जो हमारे टॉपिक थे वो सारे हमने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करता हूं कि समाज और पशु समाज में क्या अंतर है, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर है। तो देखो, मानव समाज, क्योंकि मानव को एक
बौद्धिक प्राणी माना जाता है, जिसके अंतर्गत बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति होती है, जिसके पास अपनी एक संस्कृति होती है, जिसको स्वयं को व्यक्त करने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, अपनी बातों को समझाने के लिए भाषाओं का प्रयोग करता है, संकेतों का करता है प्रयोग, और भविष्य की चिंताएं करता है, उसके लिए योजनाएं बनाता रहता है। जैसे आप सभी के देख लो, अभी एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस हो गई है, तो वो भविष्य है, एग्जाम देना है, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। लेकिन जो पशु समाज है, उसमें बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति नहीं होती। तभी कह देते हैं कि जिसके अंदर सोचने की शक्ति नहीं होती, कहते बैल बुद्धि है, जानवरों की तरह सोच रहे हो क्या, तो मनुष्य हो, मनुष्य की तरह सोचने के कार्य कीजिए। इसके अलावा जानवरों की कोई संस्कृति नहीं होती, और वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई जानवर की भाषा जो होती है वो मूक भाषा होती है, कोई अपनी भाषाओं को समझा नहीं पाते हैं शब्दों के माध्यम से। इसके अलावा जो पशु होता है वो हमेशा वर्तमान में जीता है, उसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा हो तो बताइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे हमेशा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे जब भी पता चल पाएगा कि मैं आपके लिए क्या बेहतर और कर सकता हूं। फिर हमारा एक टॉपिक और आता है कि जिस टाइम पर भौतिक मुद्दों को समाज शास्त्र की रचना जब कर रहे थे, तो उसमें भौतिक मुद्दों की क्या भूमिका रही, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि औद्योगिक क्रांति से क्या बदलाव आए और पूंजीवाद ने समाज के अंदर क्या परिवर्तन लाने की कोशिश की। तो देखो, औद्योगिक क्रांति एक नया गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप जो पूंजीवाद पर ही आधारित थी। और पूंजीवाद क्या है, तो आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत बाजार विनिमय का कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है, और यह व्यवस्था जितनी भी होती है उत्पादन के साधनों और संपत्तियों पर निजी स्वामित्व की बात करती है। इसके अलावा इसमें उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा करते हैं, यानी कि लाभ पर आधारित होता है हमेशा पूंजीवाद। बाजारों के अंदर जितने भी उत्पादनकारी जीवन होते हैं, जैसे चाहे माल हो, चाहे सेवाएं देनी हो, चाहे श्रम वस्तुएं हो, उन सब का जो निर्धारण होता है वो तार्किक गणनाओं के द्वारा होता है। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का एक केंद्र था, और उसी के बाद पूरे विश्व में औद्योगिकरण की एक लहर सी उठ गई, और वो आज भी जारी है। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का जो मुख्य पेशा था वो खेती करना और कपड़ा बनाना था। इसलिए देख रहे होंगे जब भारत में आए थे तब उन्होंने भी सबसे पहले खेती, चाय की बागवानी ये सब लगवाई, कपड़े मिल ये सब लगवाई, क्योंकि उनका मुख्य काम वही था। लेकिन जब उद्योग लगे तब उन्होंने नई नई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री ये सब लगने स्टार्ट हुई। तो जैसे अधिकांश जो लोग होते थे गांव में रहते थे, जैसे चाहे वो कृषक हो, चाहे भूस्वामी हो, लोहार हो, चमड़ा हो, श्रमिक हो, जुलाहे हो, कुमार हो, सब कहीं ना कहीं गांव में निवास करते थे। समाज छोटा था, लेकिन आज का समाज बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है। औद्योगिकरण के साथ साथ क्या हुआ कि शहरी केंद्रों का विकास होना स्टार्ट हुआ, और गांव से लोगों ने शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि पता कैसे चल रहा है कि शहरी केंद्रों का विकास हुआ, क्योंकि इसमें फैक्ट्रियों का धुआं था, कालिक थी, जितने भी नई औद्योगिक श्रमिक भीड़ थी वो सब शहरों की तरफ निकल गई, और वहां जाकर उन्हें इतनी ज्यादा भीड़ वाली बस्तियां मिली, गंदगी मिली, सफाई का कोई भी नाम निशान नहीं देखने को मिला। अंग्रेजी कारखानों के जो मशीनें थी उसके अंदर तैयार माल को किया जाता था, और उसके बाद में वो अलग अलग जगहों पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। और इतना ज्यादा उत्पादन जो स्टार्टिंग में हुआ कि उसकी खपत भी नहीं हो पा रही थी। तो जितने भी बर्बाद दस्तकार थे उन्होंने दोबारा से कहीं ना कहीं अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया। तो ये था आज का आपका चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने एनिमेशन के थ्रू और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर पहली बार था या फिर जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बनाकर लाता रहूँगा।